लेट मी क्लिक योर अटेंडेंस पहले। आई थिंक मेरा थोड़ा सा इंटरनेट अनस्टेबल है। रिडक्शन इनटू इम्पोर्ट टैरिफ्स इम्पोर्ट टैरिफ्स में थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हो गया। सस्ते में हम लोग इम्पोर्ट कर पा रहे थे चीज़ों को, जो बाहर की चीज़ें थी। डीरेगुलेशन, और आज भी कर पा रहे हैं, डीरेगुलेशन ऑफ द मार्केट्स एंड रिडक्शन ऑफ द टैक्सेस। गवर्नमेंट ने जहां पर प्रमोट करना चाह रही थी वो बिजनेस कि ये बिजनेस हमारा इजिली हमारी कंट्री में हो, वहां पर उस पर्टिकुलर एक्टिविटी पे या इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस भी कम कर दिए। कि अगर टैक्सेस कम करेंगे तो लोग क्या करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे कि हमें टैक्स कम करना है, या इस इंडस्ट्री में टैक्स गवर्नमेंट को कम पे करना पड़ रहा है, तो वो शायद उसमें काम करना शुरू करें, या उस बेसिकली पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे काम करें या बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करें। हम भी आजकल अगर अपना कोई स्टार्टअप सोचते हैं तो हमें देखते हैं कि क्या हम काम करें, इसमें हमें कितनी इनकम होगी, और इनकम के बाद हमें खर्चे किसमें हमारे कम है, वो हम बिजनेस चूज करना चाहते हैं अपना, ताकि प्रॉफिट किसमें ज्यादा है और खर्चे किसमें कम है। इन्वेस्टमेंट हमें कम इन्वेस्टमेंट में क्या हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेस में बहुत सारे ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, और ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं है, लोन के थ्रू नहीं जा सकते, लोन नहीं ले सकते कुछ है, तो ये बेसिकली हमारा एक तरीके से हर्डल बनता है कि हमें क्या करना चाहिए। अब ये सब चीज़ें हो तो गई, लॉन्च हो गया, सब कुछ हो गया, और हमारी कंट्री में इसका इफेक्ट भी दिखने लगा। तो वो आउटकम्स जो थे, हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम होता ही है, प्रोस एंड कॉन्स होते हैं हर चीज़ के। 1 मिनट। हाँ, ओके। सो पॉजिटिव आउटकम्स इसके क्या थे और नेगेटिव आउटकम्स इसके क्या थे, ये हम कवर करते हैं, उसके बाद हम लेक्चर ओवर कर देंगे। सॉरी। पॉजिटिव आउटकम ये हुआ कि इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज। जो ग्रोथ रेट था, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था, जीडीपी था। जीडीपी होता है सारी एक्टिविटीज, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंट्री में हो रही होती हैं, वो कितना कंस्टिट्यूट करती हैं, कितना उसका बेसिक एक तरह से प्रॉफिट होता है या इनकम होती है अर्न करना, वो जीडीपी किसी भी कंट्री का हम जीडीपी इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी से कितना पैसा इनकम हुआ, या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से कितना हुआ, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से कितना इस कंट्री में आया, वो सारा कुछ जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी कंस्टिट्यूट करता है। तो इंडिया का जीडीपी बढ़ा, इससे एलपीजी से इंडिया का जीडीपी जो था वो बढ़ा, ये पॉजिटिव हुआ। इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट वाज ओनली 1.1%, बट आफ्टर 1991 रिफॉर्म्स जो है ये 15-16 में, यानी कि 10-12 साल 15 साल के अंदर अंदर 7.5% तक गवर्नमेंट, जो आईएमएफ था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक, उसने वो भी बताया कि जीडीपी जो है इंडिया का वो इतने से इतना होगा। ठीक है, it was estimated कि it has been increased. Now since 1991 India has formally established itself as a lucrative foreign investment destination, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने लिबरलाइज कर दिया था, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कर दिया था, उससे पहले उतना नहीं था ग्लोबलाइज हमारी कंट्री। तो एफडीआई बहुत ज्यादा, एक तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने लगी। इंडियन मार्केट जो था वो बहुत अट्रैक्टिव हो गया, और दूसरे लोग आकर इन्वेस्ट करने की कोशिश भी इसमें करने लगे, और उसकी वजह से क्या हुआ, एफडीआई जो हमारा इनफ्लो हुआ इंडिया में, वो 19-20 में आज के टाइम में, अगर हम अगस्त की बात करें, तो 19 बिलियन यूएस डॉलर्स की उसकी वैल्यू। तो इसका वो जो डिसीजन लिया गया 91 में, उसका रिफॉर्म्स के बाद 20 साल तक भी इम्पैक्ट 15-20 साल में हमको दिखना शुरू हुआ कि इट हैज बीन बेटर। Now 1991 the unemployment rate was high, but after India adopted new LPG, 1991 तक तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, सब कुछ था ऐसा, क्योंकि हम अभी तक जो हमारा डिपेंडेंसी था ब्रिटिश के लॉज पर, या ब्रिटिश की जो रूल्स थी, या उनका जो गवर्नेंस का प्रोसेस था, उस सब चीजों पर डिपेंड कर रहे थे। जब हमने एलपीजी अपना पॉलिसी को ले आए थे, तो उसके बाद थोड़ा एम्प्लॉयमेंट में भी फर्क पड़ा था, क्योंकि लिबरलाइज होने लगी थी और चीजें प्राइवेटाइज जो होने लगी थी, थोड़ी बहुत हमारी कंट्री में जॉब्स भी क्रिएट हुई।
क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर आप सोचो बंद हो जाए तो गवर्नमेंट में कितनी जॉब्स हैं और कितने आदमी को कितनी जॉब्स मिल पाएंगी गवर्नमेंट में, और हम कैसे अर्न करेंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो भी बेटर हुआ एक तरह से, यानी कि बेटर हुआ का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ और एम्प्लॉयमेंट जो है हमारी कंट्री में बढ़ा बिकॉज ऑफ दिस एलपीजी रिफॉर्म्स। पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हुआ, क्योंकि जब कोई आदमी ज्यादा कमाने लगेगा तो उसकी इनकम भी बढ़ेगी, तो पर कैपिटा इनकम भी हमारी कंट्री की इंक्रीज हुई। जैसे पहले सपोज वो अगर 50,000 थी, तो अब वो मे बी ज्यादा लोग कमा रहे हैं, ज्यादा इनकम कमा रहे हैं, तो 50 का शायद 70,000 या 1 लाख रुपए तक कुछ ऐसे इंक्रीज हुआ। सो पर कैपिटा इनकम was also increased. Exports have increased and stood at $26.38 billion as per the अक्टूबर 29। पिछले साल की अगर हम बात करें तो हमने जो एक्सपोर्ट किया है उससे जो यूएस डॉलर हमें मिला वो 26 बिलियन यूएस डॉलर मिला अक्टूबर 19 में। अब नेगेटिव आउटकम्स क्या थे 1991 में? एग्रीकल्चर जो है 72% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती थी, ठीक है, ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि हमारी ज्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो अंडर कल्टीवेशन, ज्यादातर लोग खेती करते थे, गांव में रहते थे और खेती करते थे। तो agriculture provided employment to 72% of the population and contributed 29.2% of the GDP। यानी कि जो जीडीपी का सबसे ज्यादा इनकम हो रहा था वो एग्रीकल्चर से हो रहा था इंडिया का 1991 में, जो कि अप्रॉक्स 30% था, जीडीपी का 30% हम सिर्फ एग्रीकल्चर वाली इनकम से ले रहे थे, क्योंकि अप्रॉक्स 70+ लोग तो खेती कर रहे थे उस टाइम पर। The share of agriculture in GDP has gone down drastically to 18%। अब जो 30% कंस्टिट्यूट हो रहा था जीडीपी, हमारा जीडीपी से हमारा एग्रीकल्चर से जीडीपी, वो अब कम हो गया, क्योंकि जब जॉब्स क्रिएट हुई और लोगों को थोड़ा जॉब मिलने लगा इससे एलपीजी से, तो ये पॉजिटिव तो था कि हमारा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हुआ है और पर कैपिटल इनकम बढ़ गया है। बट एग्रीकल्चर जो लोग काम कर रहे थे, खेती कर रहे थे, वो कम हो गया। तो खेती कम होने का क्या मतलब होता है कि बेसिकली जितना पहले प्रोड्यूस हो रहा था हमारा सीरियल्स या हम गेहूं आटा चावल जिसकी भी बात करते हैं एग्रीकल्चर के थ्रू, वो जो हम प्रोड्यूस कर रहे थे वो प्रोडक्शन कम हो गया। पहले ज्यादा लोग खेती कर रहे थे, अब कम लोग खेती कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन भी कम हो रही है। प्रोडक्शन पहले अगर हम देखें अपनी कंट्री का कि हमें चाहिए कितना खाने के लिए, कंजम्पशन के लिए चाहिए, तो कंजम्पशन तो उतना ही रहेगा, कंजम्पशन तो कम नहीं होने वाला। अगर प्रोडक्शन कम होगा तो इससे क्या होगा, प्राइसेस भी बढ़ेंगे, तो ये अल्टीमेटली लॉस हो गया, है ना। और अगर हम पहले जितना प्रोड्यूस कर रहे थे 30% प्रोड्यूस कर रहे थे, हो सकता है 30% हम सारा कंज्यूम ना करती हो हमारी कंट्री, और हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हो कुछ, उससे कुछ इनकम गवर्नमेंट कमा रही हो, लेकिन अगर वो प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा तो वो भी एक तरह से लॉस है, दोनों तरह से लॉस। अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे थे तो वो नहीं कर पाएंगे, और अगर हमारा कंजम्पशन हम सिर्फ पूरा कर रहे थे तो अगर वो कम हो गया तो यानी कि अगर हम अपने कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं ना, तो हमें बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ेगा खाना, दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। गवर्नमेंट उतना तो हेल्प करेगी, जितना 130 से 140 करोड़ लोगों को जितना खाने के लिए कंजम्पशन के लिए चाहिए, वो अगर हम खुद कंजम्पशन नहीं कर, उतना कंजम्पशन का जो लेवल है उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो हमें फिर इम्पोर्ट ही करना पड़ेगा। ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी टू फॉरेन कंपटीशन, मोर एमएनसीज आर कॉम्पिटिंग द लोकल बिजनेस एंड कंपनीज। अब क्योंकि हमने ग्लोबलाइजेशन कर दिया था, हम दूसरी कंट्रीज को भी अलाउ कर रहे थे कि तुम भी आकर अपने यहाँ पर ऑफिसेज या कुछ भी ओपन कर सकते हो, तो इससे कंपटीशन मार्केट में बहुत बढ़ गया। जिससे क्या हुआ कि दूसरी कंट्रीज के पास तो टेक्नोलॉजी है, वो अपनी टेक्नोलॉजी को यहाँ पर लाकर भी स्टैब्लिश कर रहे हैं। सपोज HCL इज इन consider Accenture is an Indian company for example, और या इन्फोसिस इज एन इंडियन कंपनी के उसका ओनर जो है वो इन्फोसिस का ओनर इज एन इंडियन पर्सन। अब कोई और ऑल ऑफ अ सडन एक कॉम्पिटिटर न्यू टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ इंडिया में आ रही है, इन्फोसिस का कंपेटिटर बन जाए। अब हमारी कंपनी के पास तो वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो बाहर की कंपनीज के पास है, और वो बाहर की कंपनी इजिली यहाँ पर आकर बिजनेस भी कर सकती है, तो अल्टीमेटली कंपटीशन बढ़ गया ना, इन्फोसिस के लिए प्रॉब्लम हो गया। सो ये चीज हुई कि ओपनिंग जो हमने करी अपनी इकोनॉमी की फॉरेन कंपटीशन के लिए, उससे ये हो गया कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, जो हमारी अपनी कंपनीज की पहले की वो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करने लगी। और दो जो कंपनीज न्यू आई दूसरी कंट्री से यहाँ पर, उससे हमारा फायदा हुआ कि हमारे लोगों को जॉब्स मिले, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जॉब्स कर रहे थे इंडियन कंपनीज में, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया कि वो सर्वाइव, अगर लॉसेस में रहेंगे और सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो फिर
अल्टीमेटली वो लॉन्ग टर्म में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी उसकी वजह से भी। Globalization has also contributed to the destruction of the environment through pollution. अब obviously जितना न्यू फैक्ट्रीज या न्यू ऑफिसेज या कुछ भी ऐसा ओपन होगा, यानी कि बाहर के लोग अगर आके ऐड हो रहे हैं हमारे कंट्री में, तो पॉल्यूशन भी उससे बढ़ेगा। जितना ज्यादा हम फैक्ट्रीज एंड अदर थिंग्स ऐसी लगाएंगे, उससे हमारा हमारा खुद का कंट्री का पानी एंड ऑल दोस थिंग्स आर गेटिंग पॉल्यूटेड। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन का एक तरह से हमारे एनवायरमेंट को डिस्ट्रक्शन करने का कंट्रीब्यूशन बना, और ये भी एक तरह से नेगेटिव आउटकम निकला एलपीजी का। एलपीजी पॉलिसीज हैव लेड अ वाइडनिंग इनकम गैप्स विद इन द कंट्री। The higher growth rate is achieved by an economy at the expense of declining income of the people who may be rendered redundant. यानी कि क्या हुआ, इनकम गैप्स, एलपीजी पॉलिसीज कुछ जो लिबरलाइजेशन या किसी भी चीज से बनी थी वो इस तरह से हो गई थी कि सॉरी, इनकम गैप्स जो था लोगों में वो बहुत ज्यादा होने लगा। यानी कि जो अमीर है वो बहुत अमीर हो रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। या जनरली क्या होना चाहिए कंट्री में, इजीली सर्वाइवल के लिए हर जो एक तरह से सिटीजन ऑफ द कंट्री है वो क्या करे, सबकी अगर इनकम बराबर हो, फॉर एग्जाम्पल मोर और लेस सबकी इनकम जो है वो बराबर हो पूरी कंट्री की, तो वो ज्यादा अच्छी सिचुएशन होगी, बिकॉज देन एवरीबडी वुड बी एबल टू स्पेंड इक्वल, टू टेक केयर ऑफ अदर थिंग्स इक्वल एंड टू अंडरस्टैंड अदर्स प्रॉब्लम आल्सो इक्वली। अब अमीर लोगों को गरीब पसंद नहीं आते, गरीब लोगों को अमीर पसंद नहीं आते। जो जो ये गैप है, इनकम गैप है लोगों के बीच में, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव आउटकम बन के आया एलपीजी की वजह से। ऐसा हुआ क्योंकि जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज थी वो, कुछ लोग तो लिबरलाइज होने की वजह से उन्होंने तो एंजॉय कर लिया और उन्होंने अपनी बिजनेस को स्टार्ट भी कर दिया, कंपनी स्टार्ट कर लिया, कुछ भी हुआ। लेकिन कुछ दूसरे सेक्टर या दूसरी इनकम के जो लोग थे, हर कोई उस लिबरलाइजेशन को एंजॉय नहीं कर पाया, और क्योंकि बिकॉज ऑफ द इनकम और समथिंग, और इसकी वजह से जो इनकम गैप्स था कंट्री में, पहले तो था ही, वो और ज्यादा बढ़ गया। ये भी एक नेगेटिव आउटकम निकला इसका। सो दिस वाज एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बेसिकली आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, कुछ भी छोटा सा डायग्राम बना के इसका क्या है, और आप बता सकते हैं कि पहले क्या कंडीशन थी कंट्री की, उसके बाद क्या क्या हमारे फैक्टर्स बने जिनकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने की ज़रूरत पड़ी, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब आए कब हुआ। ये बेसिकली एलपीजी जो पॉलिसी थी ये कब गवर्नमेंट ने अनाउंस की, 24 जुलाई को करी 1991 में। इसके आने के बाद इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन और ज़्यादा कर देंगे कि एलपीजी जो उन्होंने पॉलिसी लेके आए उसमें उनका पर्पस क्या था गवर्नमेंट का या इंडिया का, वो ये था कि लिबरलाइज करना, प्राइवेटाइज करना, ग्लोबलाइज करना, और मेन ऑब्जेक्टिव यही था ग्लोबलाइजेशन, सो दैट हमारा जो ट्रेड है वो ग्लोबलाइज हो सके, इंडिया जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करे, जो हुआ भी और किया भी। और एलपीजी के सारे फीचर्स आप इनको चाहें तो एक्सप्लेन और ज़्यादा कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपके ऊपर क्वेश्चन कैसा आ रहा है। अगर लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है जो कि आई डोंट थिंक आएगा, तो आप शॉर्ट नोट में जितना ज़्यादा कवर कर सकते हैं उतना आप कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी मार्क्स की कितने मार्क्स का आपको शॉर्ट नोट आ रहा है। अगर बड़ा है आपका पास क्वेश्चन, फुल मार्क्स का या कुछ है, तो आप इसमें सारा कुछ डाल सकते हैं जो भी कुछ है। लेट मी जस्ट क्लिक योर अटेंडेंस, आई एम गोइंग टू शेयर दिस विद यू गाइस इन द ग्रुप। और आई होप आप लोगों की सबकी दिवाली बहुत अच्छी रही, और आप लोग असाइनमेंट्स पे भी आप काम कर रहे होंगे। जो 5th असाइनमेंट आपका बचा है उसके लिए आपके पास 4 डेज हैं, प्लीज़ गो फॉर इट एंड सबमिट इट बाय 20th फॉर श्योर। 21st को आई विल बी सबमिटिंग ऑल द रिपोर्ट्स फॉर ऑल योर MCQs मार्क्स एंड ऑल योर असाइनमेंट मार्क्स टू दी college, and then it will be submitted to the university depending upon what your internals will be marked by the college। ठीक है, तो 5-5 होगा। अभी MCQ जो है हमारा फ्राइडे को ही है और वो उसी टाइम रहेगा। आप प्लीज़ जो भी टॉपिक्स हमने 4th MCQ के बाद कवर करें वो सारे आप रेडीली करते जाइए, अपना प्रिपेयर, और इन्हीं नोट्स में से मैं कोशिश करूँगी आपको क्वेश्चंस MCQ के देने के लिए। ठीक है, मैंने आपको सारे नोट्स वैसे तो भेज दिए हैं, बट स्टिल आई विल जस्ट शेयर विद यू गाइस ऑल दीज नोट्स अगेन। हमारे मोस्ट प्रॉब्ली शायद 2 टॉपिक्स बचे हैं जो हम कल और परसों में, या 3 बचे होंगे मैक्सिमम, जो हम कवर कर लेंगे as soon as possible, and this syllabus in this week will be finished. So I'm assuming that 20th maximum would be the date of our session, you can say end होने वाला, तो उससे पहले तक हमारा syllabus and everything will be completed and you will be getting on those notes as well.
LPG is also completed with you guys. Now what we are left with is the topics which we are left with would be inflation. I think one would be inflation, other would be difference between central bank and the commercial banks. These two topics we will be covering. Hopefully one I'll be covering tomorrow, and the other would be on maybe Wednesday. So thank you so much everyone for your time. I'm just ending up this meeting here only because the topic and everything is done. So thank you for your time and everything. Good luck. Bye bye. Enjoy your day.